हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर में टेक्स्ट बुक प्रूडेंस की फिफ्थ पोइम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट बाय विलियम ब्लेक की स्टडी करेंगे। इसको एनालाइज करेंगे। इसकी थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, उन सबको हम यहाँ पे डील करेंगे। इससे पहले हम 4 पोइम्स की स्टडी कर चुके हैं और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर में आप वो चारों वीडियोस देख सकते हैं और यहाँ से ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं। ये पोइम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ये इससे पूर्व जो विलियम ब्लेक की पोइम हमने पढ़ी थी द डिवाइन इमेज, उसका सटायरिक काउंटर पार्ट है। सटायरिक काउंटर पार्ट का मतलब हुआ उसका व्यंग्यात्मक समकक्ष है, दूसरी प्रति है। द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट एक शॉर्ट पोइम है। इसके अंदर कुल मिलाकर 24 लाइंस हैं और जिन्हें 6 क्वाट्रेंस में 6 चतुष्पदियों में विभाजित किया गया है। यह कविता, जैसा हमने पूर्व में बताया कि विलियम ब्लेक की ही पोइम द डिवाइन इमेज की सटायरिक काउंटर पार्ट है, व्यंग्यात्मक समकक्ष है। और पूर्व कविता में जहाँ विलियम ब्लेक ने 4 डिवाइन क्वालिटीज़ मर्सी, पीटी, पीस एंड लव को भगवान और मनुष्य से संबंधित बताया था, वहीं इस कविता में कवि कहता है कि ये चारों क्वालिटीज़ जो हैं ये ईश्वर नहीं बल्कि इस भौतिक संसार से संबंधित है, इस मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। इस पोइम के अंदर, जैसे इसके नाम से पता चलता है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ये जो टाइटल है ये रेफर करता है ह्यूमन कैपेसिटी टू क्रिएट फॉल्स स्ट्रक्चर्स ऑफ बिलीफ थ्रू एक्सेसिव यूज ऑफ द रेशनल पार्ट ऑफ द माइंड, कि किस प्रकार से मनुष्य का दिमाग अपनी रेशनल पार्ट को यूज करके, तर्क वितर्क वगैरह इमोशनल को नहीं करके रेशनल पार्ट को यूज करके और एक फॉल्स दुनिया क्रिएट कर लेता है। जैसे हम इस पोइम में पढ़ेंगे कि फॉल्स रिलीजन, फॉल्स मोरलिटी के बारे में जो विलियम ब्लेक जो है उसको इंगित करते हैं और उनकी निंदा करते हैं, कैसे वो अपना जाल जो है समाज में फैला लेते हैं। तो ये ह्यूमन जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये मनुष्य के अंदर जो अमूर्त विचार करने की जो शक्ति है उससे वो एक जाल फैला लेता है, उसकी चर्चा करते हैं। Pity would be no more if we did not make somebody poor, and mercy no more could be if all were as happy as we। यहाँ पोइट कहते हैं Pity would be no more, पीटी इस संसार में नहीं होती। पीटी का मतलब करुणा, करुणा इस संसार में बिल्कुल भी नहीं होती। वुड बी नो मोर का मतलब अस्तित्व में नहीं होती। क्यों, कब नहीं होती? इफ़ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, यदि हम किसी को गरीब नहीं बनाते, पुअर नहीं बनाते, यानी यदि हम किसी को निर्धन नहीं बनाते। और कहने का तात्पर्य है कि ये गरीब और अमीर की खाई नहीं होती तो संसार में करुणा नहीं होती, पीटी नहीं होती। एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी, और मर्सी दया, दया भी बिल्कुल नहीं होती इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी, अगर सभी लोग उतने ही प्रसन्न होते जितने हम हैं। अर्थात यदि सब लोग हमारे जितने प्रसन्न होते तो दया का भी कोई स्थान नहीं होता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि मर्सी और पीटी उनका संसार में इसलिए स्थान है, वो संसार में इसलिए पाई जाती है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो हम लोगों से ज़्यादा निर्धन हैं, कुछ लोग जो हैं हम लोगों से ज़्यादा दुखी हैं। तो संसार में दुख होने के कारण, निर्धनता होने के कारण इन दो गुणों का अस्तित्व है। तो यहाँ कवि ने एक तरह से व्यंग्यात्मक लहजे में इन दो गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। And mutual fear brings peace till the selfish loves increase, then cruelty knits a snare
एंड स्प्रेड्स हिज बेड्स विद केयर। पोइट कहते हैं एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, आपसी। तो कवि कहते हैं कि आपसी डर जो है वो इस संसार में शांति बनाए रखता है। ब्रिंग्स पीस, लोग आपस में भयभीत हैं, एक दूसरे की क्षमताओं से परिचित हैं, और ये जो आपस में जो इनका भय है ये संसार में शांति बनाए रखता है। लोग जो हैं, जो सिस्टम है उसको इसलिए तोड़ने से बचते हैं, इसलिए पीस बनी हुई रह जाती है। टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज। आगे कवि कहते हैं कि जब तक सेल्फिश लव्स, सेल्फिश का मतलब हो गया स्वार्थी, जब तक कि स्वार्थी प्रेम जो है वो बढ़ता नहीं है, यानी जब तक स्वार्थ युक्त प्रेम बढ़ता रहता है और तब तक ये व्यवस्था बनी रहती है। लोगों में सेल्फिश लव है, यानी सेल्फ लव है, स्वयं के प्रति लोग जो है प्रेम करते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं और अपनी हानि नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो संसार में शांति बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रकार का आपस में भय भी है। तो इस प्रकार से लव, पीटी, पीस और इन सब गुणों को लेखक ने यहाँ पे अपनी पूर्व कविता द डिवाइन इमेज से बिल्कुल अलग तरह से परिभाषित किया है। नेक्स्ट लाइन देखें, देन क्रूअल्टी निट्स ए स्नेयर एंड स्प्रेड्स हिज बेड्स विद केयर। इसके बाद में क्रूअल्टी, क्रूअल्टी का मतलब होता है क्रूरता, निर्दयता, पिटीलेसनेस। इसके बाद में क्रूरता निट्स ए स्नेयर, अपना जाल बुनती है। निट्स का मतलब बुनना, स्नेयर का मतलब जाल। इसके बाद में क्रूरता अपना जाल इस संसार पे फैला देती है। एंड स्प्रेड्स हिज बेड्स विद केयर, और अपने बेड्स, बेड्स का मतलब होता है जो चारा डालते हैं, अ फूड टू अट्रैक्ट अ प्रे। क्रूरता के सामने ये संसार में सभी मनुष्य जो हैं वो अपने प्रे हैं, वो उनको ललचाने के लिए अपने कोई चारा, कोई बेट जो है वो फैला देती है और फंसाने के लिए प्रलोभन प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आपस में भय जो है वो शांति को बनाए रखता है, और तब तक बना रहता है जब तक कि स्वयं के प्रति मनुष्य का जो प्रेम है वो बढ़ता नहीं रहता है, और इसके बाद में संसार में क्रूरता अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। वो अपना एक जाल फैलाती है और अपने चारे जो है वो जगह जगह फैला देती है, ताकि लोग इस प्रलोभन में फंस जाएं और उसका शिकार हो जाएं। यहाँ क्रूअल्टी में सी कैपिटल है, और क्रूअल्टी को पोइट ने पर्सोनिफाई किया है, मानवीयकरण किया है। और पर्सोनिफिकेशन करने का मतलब ये होता है कि मानवीय गुणों का आरोप करना। तो क्रूअल्टी जो है किस प्रकार से अपना जाल फैलाती है, जाल बुनती है और अपने चारे फैलाती है। तो यहाँ क्रूअल्टी जो है एक सिंबल है एक ऐसे सिस्टम का, एक ऐसे रिलीजियस सिस्टम का जो फॉल्स है। तो ऐसे फॉल्स रिलीजन, फॉल्स कंपेशन के कारण ये क्रूअल्टी जो है ये डेवलप होती है, ये अपना जाल फैलाती है। इसकी तरफ कवि का इंगित है। नेक्स्ट देखिए, he sits down with holy fears and waters the ground with tears, then humility takes its root underneath his foot। यहाँ कवि कहते हैं he sits down with holy fears। holy fears का मतलब होता है fear from God, भगवान का भय, ईश्वर का भय। तो जब व्यक्ति जो है कोई पाप कर्म कर चुका होता है, वो उसको लगता है कि इसका उसको सज़ा मिलेगी, तो वो अब क्या करता है और पश्चाताप करता है। He sits down with holy fears। अब वो भगवान के सामने बैठ जाता है और ईश्वर के भय से वो ग्रस्त है। एंड waters the ground with tears, और धरती को आंसुओं से गीला कर देता है। waters the ground with tears। ये आंसू किसके हैं? ये पेनिटेंस के आंसू हैं। ये आंसू है उसके पश्चाताप के आंसू है।
उससे वो गिला कर देता है, वो अपने पाप के लिए शर्मिंदा है। लेकिन वो इसलिए शर्मिंदा है यहाँ पे क्योंकि उसको लगता है कि उसको इसका दंड मिलेगा। वह उसी सिस्टम के वशीभूत होकर, जो ऊपर हमने अभी बताया, और आके यहाँ पश्चाताप कर रहा है कि मैंने ये बुरे कर्म किए, ये पाप कर्म किए, और मुझे इसकी सज़ा न मिल जाए, इसका मेरे ऊपर इफेक्ट न पड़ जाए, इसलिए वो भगवान के सामने पश्चाताप के आंसू बहा रहा है। देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट अंडरनीथ हिज फुट, और इसके बाद में एक ह्यूमिलिटी उसके अंदर आ जाती है, एक हम्बल बिहेवियर। या ह्यूमिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि वो अपने आप को कमतर मानने लग जाता है। इसका थोड़ा नेगेटिव रूप है यहाँ पे, विनम्रता के रूप में थोड़ा कम है और नेगेटिव ज़्यादा है कि वो अपने आप को तुच्छ मानने लग जाता है। देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ह्यूमिलिटी की जड़ें उसके पैरों के नीचे जमने लगती है और ईश्वर के भय से वह अपना जो व्यवहार है उसको वो सुधारता है। अपना ईगो, अपना अहंकार जो है, उस डर से कि उसको सजा मिलेगी, वो छोड़कर थोड़ा विनम्र हो जाता है और पश्चाताप करने लग जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा व्यंग्य है, सटायर है कि उसको आत्मग्लानि नहीं है, वो किसी डर के कारण से ये बिहेवियर अपना लेता है। नेक्स्ट देखें। Soon spreads the dismal shade of mystery over his head, and the caterpillar and fly feed on the mystery. कवि कहते हैं soon spread the dismal shade. Spreads का मतलब फैलना, फैलता है। dismal का मतलब होता है दयनीय या दुखदाई, मिजरेबल। शेड का मतलब होता है छाया। तो जल्दी ही एक दुखपूर्ण छाया जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। यानी एक वृक्ष ऐसा उगा है जिसके बारे में ऊपर हमने बात की थी कि क्रूल्टी आदि और ह्यूमिलिटी ये अपनी जड़ें फैला देते हैं। तो एक समाज में एक ऐसा वृक्ष उगा है जिसकी छाया जो है वो दुख प्रदान करने वाली है। वो सूर्य की रोशनी जो दिशा दिखाने वाली और दुनिया को रोशन करने वाली है उसको आवृत कर लेती है। सून स्प्रेड द डिस्मल शेड ऑफ मिस्ट्री ओवर हिज हेड, और इस पेड़ का उसने नाम दिया है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, सस्पेंस। तो ये जो रहस्य का पेड़ है वो उसके सिर के ऊपर चारों तरफ फैल जाता है। यानी अब उसे किसी भी भांति की रोशनी नज़र नहीं आ जाती है, दुख की छाया उसके ऊपर फैल गई है। यहाँ पे मिस्ट्री जो है में एम कैपिटल है और इसको भी पर्सोनिफाई करते हुए यहाँ पे इसको एक पेड़ के रूप में दर्शाया गया है, और एक ऐसा पेड़ जो दुख प्रदान करने वाला है, जिसकी छाया दुख से सबको आवृत करने वाली है, उस रूप में इसको दर्शाया गया है। तो उसके सिर के ऊपर रहस्य रूपी वृक्ष की दयनीय छाया फैल जाती है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री, और इल्लियाँ यानी लटें और मक्खियाँ, फ्लाई जो हैं, ये जो हैं इसके ऊपर, इस मिस्ट्री के पेड़ के ऊपर पलने लग जाती है। फीड ऑन द मिस्ट्री यानी इसके ऊपर अपना पालन पोषण करना शुरू कर देती है। तो कैटरपिलर और फ्लाई जो है वो डिस्ट्रक्शन का प्रतीक हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का प्रतीक हैं। तो लटें और मक्खियाँ जो नाश करने का, अवगुणों का प्रतीक है, वो इसके ऊपर अपना भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। यानी फॉल्स रिलीजियस सिस्टम में उस सिस्टम को चलाने वाले लोग वो यहाँ पे हैं कैटरपिलर एंड फ्लाई। वो लोग जो हैं फॉल्स रिलीजियस सिस्टम के कर्ता धर्ता, वो अब इस मिस्ट्री रूपी पेड़ पर, इस सिस्टम रूपी पेड़ पर अपना पालन पोषण शुरू कर देते हैं। उनकी जीविका यहाँ से शुरू हो जाती है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए वो द्विगुणित रफ्तार से वृद्धि करते हैं। इट बियर्स, अगला आप देखें, एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट, रडी एंड स्वीट टू ईट, एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स
थिकेस्ट शेड। आप देखिए कवि ने जो इल्यूस्ट्रेशंस दिए हैं वो इस वातावरण को, इस जो कवि जो बात कहना चाहते हैं उसको कितना इफ़ेक्टिव कर देते हैं। एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट। डिसीट का मतलब होता है चीटिंग, धोखा, चालबाजी। तो ये जो पेड़, जो मिस्ट्री का पेड़ यहाँ लगा है, फॉल्स रिलीजियस सिस्टम का पेड़ जो लगा है, ये क्या धारण करता है? ये इसी तरह का फ्रूट धारण करता है। इसके ऊपर चालबाजी, धोखाधड़ी के फल लगते हैं। जैसा पेड़ है उसके उत्पाद भी वैसे ही होंगे। तो इस प्रकार के पेड़ पर धोखे और चालबाजी के फल लगते हैं। ये लोग, ये फॉल्स सिस्टम के लोग धोखे द्वारा और चालबाजी के द्वारा अपने जाल को आगे बढ़ा देते हैं, लोगों को फंसाने का काम करते हैं। ये बेट के रूप में काम करते हैं। रडी एंड स्वीट टू इट, जो देखने में रडी हैं, लाल हैं, पके हुए हैं, एंड स्वीट टू इट, और जो बड़े मीठे हैं, मतलब देखने में बहुत आकर्षक और स्वाद में बड़े मीठे नजर आते हैं, लेकिन धोखा देने वाले हैं। यानी ये जो डिसीट का जो फल है, धोखा देने वाला, चालबाजी के जो फल हैं, ये देखने में बड़े आकर्षक हैं, खाने में बड़े मीठे हैं, लेकिन सामने वाला आदमी इसके जाल में फंस जाता है। एंड द रेवन हिज नेस्ट इज मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड। और रेवन, रेवन होता है एक कौवे जैसा पक्षी होता है, कौवे से बड़ा होता है और उसकी आवाज़ कौवे से बहुत गहरी आवाज़, और ये मृत्यु का प्रतीक है। ये जो पक्षी है ये एक सिंबल है मृत्यु का। तो इस तरह के जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बना लेते हैं इस तरह के पेड़ों पर। और कहा इन इट्स थिकेस्ट शेड, इसके सबसे थिकेस्ट यानी सबसे घनी जो छाया है वहाँ पर अपने घोंसला बना लेता है। तो ये जो दुर्गुणों की शक्तियाँ हैं, रेवन हैं, इसके सबसे घनी छाया में अपना घोंसला बना लेती हैं। और इसका मतलब है दुर्गुणों की उपस्थिति यहाँ पे बढ़ जाती है। और कवि आगे कहते हैं, द गोड्स ऑफ द अर्थ एंड सी sought through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human brain. बहुत शानदार ढंग से इसको एक्सप्लेन करते हुए विलियम ब्लेक कहते हैं, द गोड्स ऑफ द अर्थ एंड सी। तो अब इन बुराइयों को नष्ट करने के लिए इस धरती पर और पृथ्वी के और सी, समुद्र के, तो सभी जो देवी देवता हैं वो प्रकृति में इस रहस्य के वृक्ष की खोज करने का प्रयास करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि ये वृक्ष कहाँ है जिसको समाप्त किया जा सके। द गोड्स ऑफ द अर्थ एंड सी सोट थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री। वो खोजने का प्रयास करते हैं। सोट का मतलब ट्राई टू सी, खोजने का प्रयास किया। उन्होंने खोजा खूब कि कहाँ है ये, ताकि इस बुराइयों के प्रतीक को समाप्त किया जा सके। बट देयर सर्च वॉज ऑल इन वेन, लेकिन उनका ये प्रयास, उनकी जो खोज है वो सारी की सारी इन वेन यानी वर्थलेस हो गई, व्यर्थ हो गई। उन्हें कहीं पर भी ये पेड़ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? लास्ट लाइन में ये बताते हैं, देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ऐसा जो वृक्ष है वो मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेता है, वहाँ बढ़ता है। यानी इस तरह का जो मिस्ट्री का जो पेड़ है, ये फॉल्स सिस्टम को क्रिएट करने वाला, धोखाधड़ी, षड्यंत्र आदि को जन्म देने वाला ये जो मिस्ट्री का पेड़ है, ये मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर पैदा होता है। तो लास्ट में फाइनल क्वार्ट्रेन में हमने देखा कि स्पीकर, पोइट जो हैं वो अपने पॉइंट को क्लियर करते हैं और पूरी फोर्स के साथ इसको रखते हैं कि ये जो पेड़ है जो इस प्रकार के पॉइजन को कंटेन करता है, ये कहीं नेचर में नहीं पाया जाता, लेकिन ये ग्रोज करता है ह्यूमन ब्रेन में, मनुष्य के मस्तिष्क में ये फैलता है, पोषित होता है।